नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाओं को पढ़ते एवं सुनते हैं। इसी क्रम में हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग परक उपन्यास राग दरबारी, जिसके राइटर हैं श्रीलाल शुक्ल जी, तो उनकी इस रचना को पढ़ रहे हैं। दृश्य नंबर 12 से हम आज की कहानी को प्रारंभ करेंगे। पूर्व की इसकी जितनी भी कहानियां, यानी हर एक दृश्य में अलग कहानी छुपी हुई है। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो अलग अलग कहानियां अलग अलग राइटर्स के नाम से हैं, लेकिन इस उपन्यास में कई सारी कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। हर एक दृश्य में नई कहानी है। कभी डाकू की कहानी है, तो कभी बापू की कहानी है, कभी कॉलेज छंगामल इंटर कॉलेज की कहानी है, तो कभी बद्री नारायण की प्रेम कथा भी, बद्री जो उसका बड़ा लड़का है उसकी प्रेम कथा भी आपको देखने को मिलेगी। यानी हर एपिसोड, हर दृश्य अपनी एक अलग कहानी के साथ प्रस्तुत है, और यही इस उपन्यास की सुंदरता भी है। आपने पिछली कड़ियां नहीं सुनी है तो प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मैंने लगा दी है, आप वहां से भी देख सुन सकते हैं। दृश्य नंबर 12। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम गयादीन था। वह जोड़, अब आज आप गयादीन से परिचित होंगे, यह भी एक इम्पोर्टेंट पात्र हो सकते हैं इस उपन्यास के। वह जोड़ बाकी गुणा भाग में बड़ा काबिल माना जाता था, क्योंकि उसका पेशा सूदखोरी था। उसकी एक दुकान थी जिस पर कपड़ा बिकता था और रुपए का लेन देन होता था। उसकी एक जवान लड़की थी जिसका नाम क्या था? बेला। और एक बहन थी जो बेवा थी, और एक बीवी थी जो मर चुकी थी। यानी कि कहें तो उसकी बहन ही घरबार संभाल रही, यानी बुआ लड़की की, बेला की बुआ। बेला स्वस्थ, सुंदर, गृह कार्य में कुशल और रामायण और माया मनोहर कहानियां पढ़ लेने भर को पढ़ी लिखी थी। उसके लिए एक सुंदर और सुयोग्य वर की तलाश थी। बेला तबीयत और जिस्म दोनों से प्रेम करने लायक थी। जैसा मैंने आपको कहा कि भाषा एकदम खुली भाषा का प्रयोग है इसमें। बेला तबीयत और जिस्म दोनों से प्रेम करने लायक थी, और रुपन बाबू उसको प्रेम करते थे, पर वह यह बात नहीं जानती थी। रुपन बाबू रोज रात को सोने के पहले उसके शरीर का ध्यान करते थे, और ध्यान को शुद्ध रखने के लिए उस समय वे सिर्फ शरीर को देखते थे, उस पर के कपड़े नहीं। बेला की बुआ गयादीन के घर का काम देखती थी और बेला को दरवाजे से बाहर नहीं निकलने देती थी। बेला बड़ों की आज्ञा मानती थी और दरवाजे से बाहर नहीं निकलती थी। उसे बाहर जाना होता तो छत के रास्ते मिली हुई छतों को पार करती हुई किसी पड़ोसी के मकान तक पहुंच जाती थी। समझ गए कितना बड़ा व्यंग है? दरवाजा नहीं पार करती थी, छतों से जाती थी। रुपन बाबू बेला के लिए काफी विकल रहते थे और उसे सप्ताह में 3-4 पत्र लिखकर उन्हें फाड़ दिया करते थे। इन बातों का कोई तत्कालिक महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि गयादीन सूद पर रुपया चलाते थे और कपड़े की दुकान करते थे। कोऑपरेटिव यूनियन भी सूद पर रुपया चलाती थी और कपड़े की दुकान करती थी। दोनों शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहते थे। वैद्य जी से उनके अच्छे संबंध थे। वे कॉलेज की प्रबंध समिति के उपसभापति थे। उनके पास पैसा था, इज्जत थी। उन पर वैद्य जी, पुलिस, रुपन, स्थानीय एमएलए और जिला बोर्ड के टैक्स कलेक्टर की कृपा थी। स्थानीय एमएलए भी उनको जानता था और जिला बोर्ड का टैक्स कलेक्टर। इस सब के बावजूद वे निराशावादी थे, बहुत संभल कर चलते थे, अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सावधान थे। वे उड़द की दाल तक से परहेज करते थे। एक बार वे शहर गए हुए थे। वहां उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें खाने में उड़द की दाल दी। गयादीन ने धीरे से थाली दूर खिसका दी और आचमन करके भूखे ही उठाए। बाद में उन्हें दूसरी दाल के साथ दूसरा खाना परोसा गया। इस बार उन्होंने आचमन करके खाना खा लिया। शाम को रिश्तेदार ने उन्हें मजबूर किया कि वे बताएं कि उड़द की दाल से उन्हें क्या ऐतराज है। कुछ देर इधर उधर देखकर उन्होंने धीरे से बताया कि उड़द की दाल खा लेने से पेट में वायु बनती है और गुस्सा आने लगता है। और सही भी, उड़द की दाल थोड़ी भारी होती है। उनके मेहमान ने पूछा कि अगर गुस्सा आ गया तो क्या हो जाएगा? गुस्सा कोई शेर है या चीता? इससे इतने घबराने की क्या बात है? मेजबान एक दफ्तर में काम करता था। गयादीन ने समझाया कि उसका कहना ठीक है, पर गुस्सा सबको नहीं छसता। गुस्सा करना तो सिर्फ हाकिमों को छसता है। हुकूमत भले ही बैठ जाए, पर वह तो हाकिम ही रहेगा। पर हम व्यापारी आदमी हैं, हमें गुस्सा आने लगा तो कोई भूल कर भी हमारी दुकान पर ना आएगा, और पता नहीं कब कैसा झंझट खड़ा हो जाए। गयादीन के यहाँ चोरी हो गई थी, और चोरी में कुछ जेवर और कपड़े भर गए थे, और पुलिस को यह मानने में ज़्यादा आसानी थी कि उस रात चोरों का पीछा करने वालों में से ही किसी ने चोरी कर डाली है। चोर जब छत से आंगन में कूद आता तो गयादीन की बेटी और बहन ने उसे नहीं देखा था, और तब देखती तो उसका चेहरा दिख जाता। पर जब चोर लाठी के सहारे दीवार पर चढ़कर छत पर जाने लगा तो उसे दोनों ने देख लिया था, और तब उन्होंने उसकी पीठ भर देखी थी, और पुलिस को उनकी इस हरकत से बड़ी नाराजगी थी। पुलिस ने पिछले 3 दिनों में कई चोरों
कई चोर इन दोनों के सामने लाकर पेश किए और चेहरे के साथ साथ उनकी पीठ भी उन्हें दिखाई थी, पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं निकला कि बेला या उसकी बुआ उसके गले में पीठ की ओर जयमाला डालकर कहती, दरोगा जी, यही हमारा उस रात का चोर है। पुलिस ने उनकी इस हरकत में भी बड़ी नाराजगी थी और दरोगा जी ने भुनभुनाना शुरू कर दिया कि गया दिन की लड़की और बहन जानबूझकर चोर को पकड़वाने से इनकार कर रही है, पता नहीं क्या मामला है। गया दिन का निराशवाद कुछ और ज्यादा हो गया था, क्योंकि गांव में इतने मकान थे पर चोर को अपनी ओर खींचने वाला उन्हीं का एक मकान रह गया था क्या। और नीचे उतरते वक्त चोर के चेहरे पर बेला और उसकी बहन की निगाह बखूबी पड़ सकती थी, पर इन निगाहों ने देखने के लिए सिर्फ चोर की पीठ को ही चुना था और दरोगा जी सबसे हंसकर बोलते थे, पर टेढ़ी बात करने के लिए उन्हें अब गया दिन ही मिल रहे थे। उस गांव में कुछ मास्टर भी रहते थे, जिनमें एक खन्ना थे जो बेवकूफ थे, दूसरे मालवीय थे, वे भी बेवकूफ थे, तीसरे चौथे पांचवें छठे और सातवें मास्टर का नाम गयादीन नहीं जानते थे, पर वे मास्टर भी बेवकूफ थे। और गयादीन की निराशा इस समय कुछ और गाढ़ी हुई जा रही थी, क्योंकि 7 मास्टर एक साथ उनके मकान की ओर आ रहे थे और निश्चय ही वे चोरी के बारे में सहानुभूति दिखाकर एकदम से कॉलेज के बारे में कोई बेवकूफ़ी की बात शुरू करने वाले थे। वही हुआ। मास्टर लोग आधे घंटे तक गयादीन को समझाते रहे कि वे कॉलेज को प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष हैं, और चूंकि अध्यक्ष बम्बई में कई साल से रहते आ रहे हैं और वहीं रहते रहेंगे, इसलिए मैनेजर के और प्रिंसिपल के अनाचार के खिलाफ उपाध्यक्ष को कुछ करना चाहिए। गयादीन ने बहुत ठंडे ढंग से सर्वोदयी सभ्यता के साथ समझाया कि उपाध्यक्ष तो सिर्फ कहने भर की बात है, वास्तव में यह कोई ओहदा जैसा ओहदा नहीं, उनके पास कोई ताकत नहीं, और मास्टर साहब ये खेल तुम ही लोग खेलो, हमें बीच में न घसीटो। तब नागरिक शास्त्र के मास्टर ने उन्हें गंभीरता से बताने लगे कि उपाध्यक्ष की ताकत कितनी बड़ी है। इस विश्वास से कि गयादीन इस बारे में कुछ नहीं जानते, उन्होंने उपाध्यक्ष की हैसियत को भारत के संविधान के अनुसार बताना शुरू कर दिया, पर गयादीन जूते की नोक से जमीन पर एक गोल दायरा बनाते रहे, जिसका अर्थ यह न था कि वे ज्योमेट्री के जानकार नहीं है, बल्कि इससे साफ जाहिर होता था कि वे किसी फंदे के बारे में सोच रहे हैं। अचानक उन्होंने मास्टर को टोक कर पूछा, तो इसी बात पर बताओ मास्टर साहब के भारत के उपाध्यक्ष कौन है। यह सवाल सुनते ही मास्टरों में भगदड़ मच गई। कोई इधर को देखने लगा, कोई उधर को, पर भारत के उपाध्यक्ष का नाम किसी भी दिशा में नहीं मिला। अंत में नागरिक शास्त्र के मास्टर ने कहा, पहले तो राधा कृष्ण जी थे, अब इधर उनका तबादला हो गया है। गयादीन धीरे से बोले, अब समझ लो मास्टर साहब उपाध्यक्ष की क्या हैसियत होती है। मगर मास्टर न माने। उनमें से एक ने तो जिद पकड़ ली कि कम से कम कॉलेज की प्रबंध समिति की बैठक तो गयादीन बुलवा ही लें। गयादीन गांव के महाजन जरूर थे, पर वैसे महाजन न थे जिनके किसी और निकलने पर पंथ बन जाता है। वे उस जत्थे के महाजन थे जो अनजानी राह पर पहले किराए के जन भेजते हैं, और जब देख लेते हैं कि उस पर पगडंडी बन गई, उनके धंसने का खतरा नहीं है, तब वे महाजन की तरह छड़ी टेक टेक कर धीरे धीरे निकल जाते। इसीलिए मास्टरों की जिद का उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, बैठक बुलाने के लिए रामाधीन को लगा दो मास्टर साहब, वे ऐसे कामों के लिए अच्छे रहेंगे। उन्हें तो लगा ही दिया, तो बस लगाए रहो, खिसकने ना दो, कहकर गयादीन आसपास बैठे हुए दूसरे लोगों की ओर देखने लगे। ये दूसरे लोग नज़दीक के गांव थे, जो पुराने प्रोनोट बढ़वाने, नए प्रोनोट लिखवाने, किसी भी हालत में प्रोनोट से छुटकारा न पाने के लिए आए हुए थे। खन्ना मास्टर ने फैसला कर लिया कि आज गयादीन से मसले की बात पूरी कर ली जाए, इसलिए उन्होंने फिर समझाने की कोशिश की। बोले, मालवीय जी, अब आप ही गयादीन जी को समझाइए, ये प्रिंसिपल तो हमें पीछे डाल रहा है। गयादीन ने लंबी सांस खींची, सोचा शायद भाग्य में यही लिखा है कि निकम्मे मास्टर यहाँ से जाएंगे नहीं। वे देह हिलाकर चारपाई पर दूसरे आसन से बैठ गए। आदमियों से बोले, तो जाओ भैया, तुम लोग जाओ, कल सवेरे जरा जल्दी आना। गयादीन दूसरी सांस खींचकर खन्ना मास्टर की ओर मुंह करके बैठ गए। खन्ना मास्टर बोले, आप इजाजत दें तो बात शुरू से ही कहूँ। क्या कहोगे मास्टर साहब? गयादीन उबकर बोले, प्राइवेट स्कूल की मास्टरी, वह तो पिसाई का काम है ही, भागोगे कहाँ तक? खन्ना ने कहा, मुसीबत यह है कि इस कॉलेज की जनरल बॉडी की मीटिंग 5 साल से नहीं हुई है। वैद जी ही मैनेजर बने हुए हैं, नए आम चुनाव नहीं हुए हैं जो कि हर साल होने चाहिए। वे कुछ देर रामलीला के राम लक्ष्मण की तरह भावहीन चेहरा बनाए बैठे रहे, फिर बोले, आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, पर सैकड़ों संस्थाएं हैं जिनकी सालाना बैठकें वर्षों नहीं होती। अपने यहाँ का जिला बोर्ड एक जमाने में बिना चुनाव कराए हुए से सालों खींचा गया है। गाल फुलाकर वे भर्राए गले से बोले, देश भर में यही हाल है। गला देशभक्ति के कारण नहीं, खांसी के कारण भराया था। अब आप ये ना सोचे कि भरे गले से बोल रहे हैं तो कोई इमोशनल बात है, ना, खांसी के कारण। मालवीय जी ने कहा, प्रिंसिपल हजारों रुपया मनमाना खर्च करता है, हर साल ऑडिट वाले ऐतराज करते हैं, हर साल ये बुत्ता दे जाता है। गयादी ने बहुत निर्दोष ढंग से कहा, क्या आप ऑडिट के इंचार्ज हैं? मालवीय ने आवाज ऊंची करके कहा, जी नहीं, बात यह नहीं है, पर हमसे देखा नहीं जाता कि जनता का रुपया इस तरह बर्बाद हो। आखिर गयादी ने तभी उनकी बात काट दी। उसी तरह धीरे से बोले, फिर आप किस तरह चाहते हैं कि जनता का रुपया बर्बाद किया जाए? बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर, सभाएं बुलाकर, दावतें लुटाकर? इस ज्ञान के सामने मालवीय जी झुक गए। गयादी ने उदारतापूर्वक समझाया, मास्टर साहब,
मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर अच्छे दिनों में कलकत्ता बम्बई देख चुका हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ। जनता के रुपये पर इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं, वह तो बर्बाद होगा ही। वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर खन्ना मास्टर को पुचकारते से बोले, नहीं मास्टर साहब, जनता के रुपये के पीछे इतना सोच विचार ना करो, नहीं तो बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। मालवीय जी को गयादीन की चिंताधारा बहुत ही गहन सी जान पड़ी, गहन थी भी। वे अभी किनारे पर बालू ही में लौट रहे थे। बोले, गयादीन जी, मैं जानता हूँ कि इन बातों से हम मास्टरों का कोई मतलब नहीं। चाहे कॉलेज के बदले वैद्य जी आटा चक्की की मशीन लगवा लें, चाहे प्रिंसिपल अपनी लड़की की शादी कर लें, फिर भी यह संस्था है तो आप लोगों की, उसमें खुलेपन, इतनी बेजा बातें हो, नैतिकता का जहाँ नाम ही ना हो। इतनी देर में पहली बार गयादीन के मुंह पर कुछ परेशानी सी छिलकी। जब वे बोले तो आवाज वही पहले जैसी थकी थकी सी थी। उन्होंने कहा, नैतिकता का नाम न लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। लोग चुप रहे। फिर गयादीन ने कुछ हरकत दिखाई। उनकी निगाह एक कोने की ओर चली गई। वहां लकड़ी की एक टूटी फूटी चौकी पड़ी थी। उसकी ओर उंगली उठाकर गयादीन ने कहा, नैतिकता समझ लो, यही चौकी है, कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है, तब बड़ी बढ़िया दिखती है। इस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है, यह उसी के लिए है। इस बात ने मास्टरों को बिल्कुल ही चुप कर दिया। गयादीन ने ही दिलासा देते हुए कहा, और बोलो मास्टर साहब, खुद तुम्हें क्या तकलीफ है? अब तक तो तुम सिर्फ जनता की तकलीफ बताते रहे हो। खन्ना मास्टर उत्तेजित हो गए। बोले, आपसे कोई भी तकलीफ बताना बेकार है। आप किसी भी चीज को तकलीफ ही नहीं मान रहे हैं। मानेंगे क्यों नहीं? जरूर मानेंगे, तुम कहो तो। मालवीय ने कहा, प्रिंसिपल ने हमसे सब काम ले लिए हैं। खन्ना को हॉस्टल इंचार्ज नहीं रखा और मुझसे गेम का चार्ज ले लिया। राय साहब हमेशा से इम्तिहान के सुप्रिटेंडेंट थे, उन्हें वहां से हटा दी गई। ये सब काम वे अपने आदमियों को दे रहे हैं। गयादीन बड़े असमंजस में बैठे रहे। फिर बोले, मैं कुछ कहूंगा तो आप नाराज होंगे, पर जब प्रिंसिपल साहब को अपने मन मुताबिक इंचार्ज चुनने का अख्तियार है तो उसमें बुरा क्या मानना। मास्टर लोग कसमसाए तो वे फिर बोले, दुनिया में सब काम तुम्हारी समझ से थोड़ा ही होगा मास्टर साहब। 5 साल की याद करो, वही बैजे गांव की लाल साहब को लाट साहब ने वाइस चांसलर बना दिया कि नहीं। लोग इतना कूदे फांदे, पर किसी ने क्या कर लिया, बाद में चुप हो गए। तुम भी चुप हो जाओ, चिल्लाने से कुछ ना होगा, लोग तुम्हें ही लुच्चा कहेंगे। एक मास्टर पीछे से चक्कर बोले, पर इसका क्या करें? प्रिंसिपल लड़कों को हमारे खिलाफ भड़काता है, हमें माँ बहन की गाली देता है, झूठी रिपोर्ट करता है। हम कुछ लिख कर देते हैं तो उस कागज को गुम करा देता है, बाद में जवाब तलब करता है। गयादीन चारपाई से धीरे से हिले। वह चरमराई तो सुकुच से गए। कुछ सोचकर बोले, यह तो तुम लोग मुझे दफ्तर का तरीका बता रहे हो, वहां तो ऐसा होता ही रहता है। उस मास्टर ने तैश में आकर कहा, जब 10-5 लाशें गिर जाएंगी तब आप समझेंगे कि नई बात हुई है। गयादीन उसके गुस्से को दया के भाव से देखते रहे। समझ गए कि आज इसने उड़द की दाल खाई है। फिर धीरे से बोले, यह भी कौन सी नई बात है? यह भी कौन सी नई बात है? चारों तरफ फटाफट लाशें ही तो गिर रही हैं। खन्ना साहब ने, मास्टर ने बातचीत संभाली। बोले, इनके गुस्से का बुरा ना माने, हम लोग सचमुच ही परेशान है, बड़ी मुश्किल है। आप देखिए ना, इस जुलाई में उसने अपने 3 रिश्तेदार मास्टर रखे, उन्हीं को हमसे सीनियर बनाकर सब काम ले रहा है। कुनवा परस्ती का बोलबाला है। बताइए, हमें बुरा ना लगेगा? बुरा क्यों लगेगा भाई? गयादीन कांकने लगे। तुम ही तो कहते हो कि कुनवा परस्ती का बोलबाला है। वैद्य जी के रिश्तेदार ना मिले होंगे, बेचारे ने अपने ही रिश्तेदार लगा दिए। एक आध मास्टर हंसने लगे। गयादीन वैसे ही कहते गए, मस्करी की बात नहीं, यही आज का युग धर्म है। जो सब करते हैं वह प्रिंसिपल भी करता है, कहाँ ले जाए बेचारा अपने रिश्तेदारों को। खन्ना मास्टर को संबोधित करके उन्होंने फिर कहा, तुम तो इतिहास पढ़ाते हो ना मास्टर साहब, सिंगड़ विजय कैसे हुई थी? खन्ना मास्टर जवाब सोचने लगे। गयादीन ने कहा, मैं ही बताता हूँ। तानाजी क्या लेकर गए थे? एक गोह। उसको रस्से से बांध दिया और किले की दीवार पर फेंक दिया। अब गोह तो अपनी जगह जहाँ चिपक कर बैठ गई वहां बैठ गई। साथ वाले सिपाही उसी रास्ते के सहारे सड़ासड़ छत पर पहुंच गए। इतना कहते कहते वे शायद थक गए। इस आशा से कि मास्टर लोग कुछ समझ गए होंगे, उन्होंने उनके चेहरे को देखा, पर वे निर्विकार थे। गयादीन ने अपनी बात समझाई। वही हाल अपने मुल्क का है मास्टर साहब, जो जहाँ है अपनी जगह गोह की तरह चिपका बैठा है, टस से मस नहीं होता। उसे चाहे जितना कोंचो, चाहे जितना दुरदुराव है, अपनी जगह चिपका रहेगा और जितने नाते रिश्तेदार है सब उसकी दुम के सहारे सड़ासड़ चढ़ते हुए ऊपर तक चले जाएंगे। कॉलेज को क्यों बदनाम करते हो? सभी जगह यही हाल है। फिर सांस खींचकर उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ तो मास्टर साहब, ये बात कहाँ नहीं है? मास्टरों का गुट चमहरी के पास से निकला। सबके मुंह लटके हुए थे, लगता था कि टपक कर उनके पांवों के पास गिरने वाले हैं। चमरही गांव के एक मोहल्ले का नाम था जिसमें चमार रहते थे। चमार एक जाति का नाम है जिसे अछूत माना जाता है। अछूत एक प्रकार के दुपाये का नाम है जिसे लोग संविधान लागू होने से पहले छूते नहीं थे।
संविधान एक कविता का नाम है जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है, क्योंकि इस देश के लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं। और क्योंकि छुआछूत इस देश का एक धर्म है, इसलिए शिवपालगंज में भी दूसरे गांवों की तरह अछूतों के अलग अलग मोहल्ले थे। उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख मोहल्ला चमरई था, जिसे जमींदारों ने किसी जमाने में बड़ी ललक से बसाया था। और उस ललक का कारण जमींदारों के मन में चर्म उद्योग का विकास करना नहीं था, बल्कि यह था कि यहाँ बसने के लिए आने वाले चमार लाठी अच्छी चलाते थे। संविधान लागू होने के बाद चमरई और शिवपालगंज के बाकी हिस्से के बीच एक अच्छा काम हुआ था। वहाँ चबूतरा बनवा दिया गया था, जिसे गांधी चबूतरा कहते थे। गांधी, जैसा कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में पैदा हुए थे। उनके अस्थि कलश के साथ ही उनके सिद्धांतों के संगम में बहा देने के बाद यह तय कर लिया गया था कि गांधी की याद में सिर्फ पक्की इमारतें बनाई जाएंगी। और उसी हल्ले में शिवपालगंज में चबूतरा बन गया था। चबूतरे जाड़ों की धूप खाने के लिए बड़ा उपयोगी था। ज़्यादातर उस पर कुत्ते धूप खाया करते थे, और चूंकि उनके लिए कोई बाथरूम नहीं बनवाया जाता, इसलिए वे धूप खाते खाते उसके कोने पर पेशाब भी कर देते थे। और उनकी देखा देखी कभी कभी आदमी भी चबूतरे की आड़ में वही काम करने लगते थे। मास्टर के गुट ने देखा कि उस चबूतरे पर आज लंगड़ आग जलाकर बैठा है, उस पर कुछ भून रहा है। नजदीक से देखने पर पता चला कि भुनने वाली चीज एक गोल गोल ठोस रोटी, जैसे निश्चय ही आसपास घूमने वाले कुत्तों के लिए नहीं सेक रहा था। लंगड़ को देखते ही मास्टरों की तबीयत हल्की हो गई। उन्होंने रुककर उससे बात करनी शुरू की। 2 मिनट में मालूम कर लिया कि तहसील में जिस नकल के लिए लंगड़ ने दरख्वास्त दी थी, अब वह पूरे कायदे से बिना एक कौड़ी गलत ढंग से खर्च किए उसे मिलने ही वाली है। मास्टर लोगों को यकीन नहीं हुआ। लंगड़ की बातचीत में आज निराशावाद, धन, नियतिवाद, सही पराजयवाद, बटा कुंठावाद का कोई असर नहीं था। उसने बताया, बात मान लो बापू, आज मैं सब ठीक कर आया हूँ। दरख्वास्त में 2 गलतियां फिर निकल आई थी, उन्हें दुरुस्त कर दिया गया। एक मास्टर ने खींच कर कहा, पहले भी तो तुम्हारी दरख्वास्त में गलती निकली थी, ये नकलनवीस बार बार गलतियां क्यों निकाला करता, चुट्टा कहीं का। गाली ना दो बापू, लंगड़ ने कहा, ये धर्म की लड़ाई है, गाली गलौज का कोई काम नहीं। नकलनवीस बेचारा क्या करे, कलम वालों की जाति ऐसी, तो नकल कब तक मिल जाएगी। अब मिली ही समझो बापू, यही 15-20 दिन। मिसिल सदर गई है, अब दरख्वास्त भी सदर जाएगी, नकल नहीं बनेगी, फिर वह यहाँ वापस आएगी, फिर रजिस्टर पर चढ़ेगी। लंगड़ नकल लेने की योजना सुनाता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि मास्टर लोग उसकी बात और गांधी चबूतरे के पास फैली हुई बू से ऊब कर कब आगे बढ़ गए। जब उसने सिर ऊपर उठाकर देखा तो उसे आसपास चिरपरिचित कुत्ते, सुगर, घूरेवर दिखाई दिए, जिनकी सोबत में वह दफ्तर के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़ने चला था। गोधूली की बेला एक बछड़ा उग्र रूप से सींगे फटकार कर चारों पांवों से एक साथ टेढ़ी मेढ़ी छलांगे लगाता हुआ चबूतरे के पास से निकला। कुछ देर दौड़ता रहा, फिर आगे के गेहूं के हरे भरे खेत में जाकर ढीला पड़ गया। लंगड़ ने हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो दरोगा जी। इसी के साथ दृश्य नंबर 12 समाप्त होता है। दृश्य नंबर 13 को देखेंगे हम, और मिलती हूँ पुनः आपसे हिंदी नेटशाला चैनल पर डॉक्टर नगेंद्र की बुक के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहिएगा। और हाँ, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ऐसा भाई क्या जुर्म है इस चैनल का कि आप इसकी वीडियोस तो देख सुन रहे हो, कहानियाँ तो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल आगे कैसे बढ़ेगा। वैसे ही नया चैनल है तो इतना सहयोग तो आप जानते ही हैं कि लाइक और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें इसी प्रकार की हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाओं को सुनने के लिए। इसके बाद आपको कोई रचना सुननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इस बुक को पूरी करने के बाद उसे भी हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।